ओके जी। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे कैसे हम जर्नल एंट्री पास करते, कैसे हम जर्नल पास करते हैं एप्लीकेशन मनी आने का, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करते हैं कैपिटल अकाउंट में, देन हम लोग अलॉटमेंट मनी को ड्यू करते हैं, पैसा आता है, फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, फर्स्ट कॉल का पैसा आता है। हम लोग ये सारी बातें सीख रहे थे हम लोग। लेकिन क्या है, एक चीज और है उसमें, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसे बनाना है, सबसे मुख्य बात है। और बैलेंस शीट आपका जो बनेगा, ये जो बैलेंस शीट बनना है, ये टोटली डिफरेंट है जो आपने पार्टनरशिप में सीखा है या आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म में सीखा है 11th में, उससे टोटली ये चीज एकदम अलग है। आइए समझते हैं क्या है बैलेंस शीट। क्या है बैलेंस शीट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आप जानते हैं आपका कंपनीज एक्ट कब आया था, 2013 में आया था। इसके पहले ये कंपनीज एक्ट 1956 में आया था। 1956 में कंपनीज एक्ट आया था। आप समझो इसको कि जब देश अभी अभी आज़ाद हुआ है और उस समय कंपनीज एक्ट आया है, इसका मतलब समझे, बिजनेस का फ्लो बहुत कम होगा, लॉ एंड रेगुलेशंस उतना अच्छा नहीं होगा, कहीं ना कहीं कंपनीज एक्ट में लूफॉल्ट होगा और इसका फ़ायदा उठाया गया होगा। समय बीतता गया और कंपनीज एक्ट में नए नए प्रोविजंस आते गए, नए नए शेड्यूल्स बनते गए, और जब बहुत ज़्यादा बल्कि हो गया, संभालने नहीं संभला, तब जाके हमारे संविधानकर्ताओं ने, हमारे एक्सपर्ट ने सोचा कि अब इसको लॉ को ही चेंज कर दो और जो अपडेटेड वर्जन है उस अपडेटेड वर्जन के साथ एक नया कंपनीज एक्ट को स्थापित किया जाए। तो हमारे पास जो आज हम पढ़ते हैं वो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ते हैं। 2013 कंपनीज एक्ट के तहत जो बैलेंस शीट दिया हुआ है वो बैलेंस शीट आपका शेड्यूल 3 में दिया हुआ है। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट में आपको बैलेंस शीट की चर्चा है। और बैलेंस शीट में क्या कहता है, बैलेंस शीट कैसे लिखना है। बैलेंस शीट इज टोटली डिफरेंट दैट यू नो इन पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप फर्म। कैसे, पहला बात तो ये कि वहां आप क्या करते हैं, वहां पे आप चीज़ों को वर्टिकली देखते हैं, चीज़ों को आप वर्टिकली देखते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे हम लोग हॉरिजॉन्टली देखेंगे। वहां पे आप क्या करते हैं, एक तरफ कैपिटल लायबिलिटी होती है और एक तरफ क्या होता है, एसेट्स होता है। कैपिटल लायबिलिटी इज इक्वल्स टू एसेट्स होता है आपका, हमेशा आप जानते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चीज़ वही है, कॉन्सेप्ट वही है, बट प्रेजेंटेशन का अंतर है। प्रेजेंटेशन का अंतर कैसे है, पहली बात तो ये समझो, ये कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट है। ये कंपनीज एक्ट का फॉर्मेट आपको दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है नेम ऑफ द कंपनी, नेम ऑफ कंपनी। आपको क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ कंपनी। देन क्या लिखा हुआ है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च ... 31 मार्च 2013, 14, 15, अभी 23 चल रहा है, 23 आप लिख लो, जो लिखना है वो लिखो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, ठीक है। नाउ उसके बाद आप क्या करेंगे, 1 2 3 4 4 कॉलम्स आते हैं। फर्स्ट वन इज पार्टिकुलर्स, देन इज नोट नंबर, देन फिगर्स एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। लास्ट मतलब इस साल के अंत में क्या फिगर्स था और इस साल के शुरुआत में क्या फिगर था, फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। मतलब क्या हुआ कि इस साल का जो शुरुआत हुआ वही तो कैरी फॉरवर्ड होगा ना, इस साल का जो ओपनिंग होगा लास्ट ईयर का क्लोजिंग होगा। तो लास्ट ईयर का जो बैलेंस शीट होगा वो उसका फिगर्स यहाँ लिखना होता है और जो करंट ईयर्स है उसके फिगर्स यहाँ लिखने होते हैं। याद रखना, पहले करंट ईयर आएगा तब प्रीवियस ईयर आएगा, पहले प्रीवियस ईयर नहीं आ सकता है, ठीक है। नाउ क्या लिखा हुआ पहले, इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटी लिखा हुआ है। इक्विटी का मतलब क्या हुआ, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी का मतलब होता है, इक्विटी का मतलब होता है मालिक,
इक्विटी का मतलब क्या होता है? मालिक, मतलब जिसके पास इक्विटी शेयर्स हैं, जो मालिक है, जिसने पूंजी लगाया है। तो क्या है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। बात वही आ गई ना, कैपिटल एंड लायबिलिटी, बात चीज़ वही है, लेकिन हम लोग क्या है उसको ऐसे नहीं बनाएंगे, अलग अलग पार्ट्स में नहीं, एक साथ ही बनाएंगे, है ना। इक्विटी एंड लायबिलिटी। और एक बार नीचे आओ, यहां पे क्या लिखा हुआ देखो, यहां पे अगर आप देखोगे, यहां लिखा हुआ है एसेट्स, यहां लिखा हुआ है एसेट्स, मतलब इक्विटी एंड लायबिलिटी है, उसके बाद है एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज को ऐड करके, इक्विटी एंड लायबिलिटीज को आप ऐड करके, है ना, इक्विटी एंड लायबिलिटीज को आप ऐड करके क्या किए हैं? यहाँ टोटल किए हैं, ठीक है। वही चीज़ यहाँ एसेट्स में भी हम ऐड करके यहाँ टोटल करेंगे, दैट विल बी एकदम इक्वल, एकदम इक्वल होगा, ठीक है। चलिए, नाउ इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला है शेयर होल्डर्स फंड। हु आर शेयर होल्डर्स? शेयर होल्डर्स मतलब मालिक, जो एक्चुअल में पैसा लगाया है कंपनी में, कंपनी का मालिक, ठीक है। आप भी हो सकते हैं, अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदते तो आप भी हो सकते हैं मालिक, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट वारंट, बहुत सारी बातें हैं, काफ़ी सारी बातें की हुई हैं इसमें, काफ़ी सारी बातें इसमें की। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी तो क्या है? देखो बच्चों, इक्विटी एंड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ? मालिक का पैसा प्लस उधार का पैसा, मालिक का पैसा प्लस उधार का पैसा मिलकर क्या बनता है? संपत्ति बनता है। वही का पैसा, वही पैसा को हम संपत्ति में डालते हैं, तो इक्विटी एंड लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स होता है। नाउ अब क्या हुआ देखो, बात समझना, ये जो जितने भी आइटम्स है, शेयर कैपिटल हो, चाहे रिजर्व सरप्लस हो, चाहे मनी अगेंस्ट वारंट हो, चाहे नॉन करंट एसेट्स हो, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सब बातें सही है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ हम पढ़ाएंगे आपको, सब कुछ ठीक है। लेकिन कंपनीज एक्ट में जब आप शेयर्स पढ़ रहे हैं, जब आप शेयर कैपिटल की पढ़ाई कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट ऑफ योर सेकेंड बुक, या यू कैन से कंपनीज अकाउंट का फर्स्ट पार्ट शेयर, सेकेंड पार्ट क्या है? डिबेंचर। तो फर्स्ट पार्ट जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको क्या मतलब है? सिर्फ ये 2 पॉइंट, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस, बाकी कुछ भी आपको नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना आपको, नॉट अ सिंगल थिंग, कुछ भी नहीं देखना है। हाँ, 1% क्वेश्चन में आपको यह आ सकता है कि एसेट्स में डी नंबर पॉइंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बोल के आ सकता है, बस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना पैसा आया ये आप शो कर दो। मतलब कुल मिला के पूरे चैप्टर में आपको इतना आइटम्स में से कुछ भी नहीं सीखना है, सिर्फ 3 चीज सीखना है। पहला शेयर कैपिटल, सेकंड वन इज रिजर्व एंड सरप्लस, एंड थर्ड वन इज योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस 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 बस। तो इतना बॉदर अबाउट होने का जरूरत नहीं है कि सर डेफर्ड पेमेंट क्या होता है, तो अदर करंट एसेट्स क्या होता है, कुछ नहीं जानना है आपको फॉर द टाइम बीइंग इस चैप्टर के लिए। ठीक है सर, आ जाइए। तो क्या है देखो, शेयर कैपिटल जैसे मैंने लिखा, तो शेयर कैपिटल क्या होता है और किस लिए होता है और कैसे हम इसको डील करेंगे आओ समझते हैं। तो शेयर कैपिटल जो लिखा हुआ है इसका हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स में क्या होता है, हर एक चीज को हम लोग मेंटेन करना होता है ना। तो क्या करेंगे देखो, शेयर कैपिटल बनाने के बाद ऊपर में बैलेंस शीट लिखेंगे आप, जो बैलेंस शीट में जो आइटम आपसे मांगा है वो आइटम आप लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे लिखेंगे, उसके नीचे तब बैलेंस शीट मान लो यहाँ खत्म हो गया, उसके नीचे 2-3 लाइन छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ लिखेंगे नोट्स टू अकाउंट। क्या लिखेंगे? नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट लिखेंगे, ए नंबर देंगे, शेयर कैपिटल लिखना है। शेयर कैपिटल वही वाला बात जो था वहाँ पे अगर आपने ए नंबर लिखा है तो यहाँ भी ए लिखेंगे, वहाँ 1 लिखा तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, वहाँ रोमन नंबर 1 लिखा तो यहाँ पे रोमन नंबर 1, मतलब जो वहाँ लिखा है आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक, अब चलेंगे आगे। पहला है ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड क्या होता है? ऐसा कैपिटल जो कि कंपनी चाहती है कि पूरे अपनी ज़िंदगी में उसको हासिल करे।
है ना। तो अब मान लो क्या हुआ, आप अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करेंगे ये तो समय बताएगा, ये तो समय बताएगा ना कि कितना हासिल करना है, और ये चेंज नहीं हो सकता। चेंज कब होगा? एक समय के बाद जब आप इसको अपग्रेड करेंगे तब चेंज होगा। तो क्या है, ऑथोराइज्ड कैपिटल में आप क्या करेंगे, दोनों डबल लाइन से आप इसको बंद कर देंगे। डबल लाइन से बंद करने का मतलब यह हुआ कि ऑथोराइज्ड कैपिटल चेंज नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा सेकंड नंबर, इशूड कैपिटल। इशूड क्या होता है? जो हम शेयर्स इशू करते हैं। तो इशूड कैपिटल भी, जो पैसा हम इशू किए हैं, जो पैसा मंगवाने के लिए, वो भी पैसा जो आएगा या आ सकता है वो भी अनचेंज्ड होता है, वो भी चेंजेबल वो भी क्या है, अनचेंज्ड है, चेंजेबल नहीं है। मतलब इन द सेंस क्या है, आपको पहले एग्जाम्पल में मैंने सिखाया था कि 1 लाख शेयर्स इशू किए थे 10 वाले, तो 10 लाख रुपया हुआ था। आप उस 10 लाख को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। आप नेक्स्ट क्या किए, इशू किए कितना, 80,000 शेयर्स 10 वाले, 8 लाख रुपया आया। तो 8 लाख रुपया जो है वो क्या है, क्या शेयर्स बिक गया उतना? नहीं सर, उतना शेयर्स नहीं बिका, मतलब उतना भी सस्पेंस है, सस्पेंशन में है। तो सस्पेंस है कि वो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसीलिए हमने क्या किया, इसको भी बंद कर दिया। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। नाउ सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या होता है कि 2 बातें हैं, या तो वो पैसा दिया, सामने वाला पैसा दिया, या सामने वाला पैसा नहीं दिया। नहीं दिया का मतलब कम दिया, ठीक है। तो 2 बातें हुई, क्या बातें हुई, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब क्या हुआ कि आपका टोटल पेड अप हो गया, पैसा टोटल पैसा आ गया, जितना कंपनी ने मांगा उतना सब पैसा, टोटल पैसा आ गया। 10 रुपया मांगा था, 1000 शेयर थे, 10 मांगा था, 10,000 रुपया आ गया, है ना। मान लो किसी शेयर होल्डर से मांगा था 10 रुपया, उसके पास 5000 शेयर्स थे और उसने 8 रुपया ही दिया। इट मीन्स दैट क्या हुआ, 50,000 आना था लेकिन आया कितना, 40,000 ही आया। इट मीन्स दैट कि ये फुल्ली पेड नहीं हुआ, ये फुल्ली पेड नहीं हुआ, अभी भी पैसा बाकी है। मतलब कंपनी जब चाहे इससे पैसा मांग सकती है, कंपनी जब चाहे इससे पैसा मांग सकती है, उसको देना होगा। और कंपनी वाइंड होगी, अगर मान लो कंपनी वाइंड अप भी हो रही है, कंपनी खत्म भी हो रही है, तो इस शेयर होल्डर्स को, मान लो कि अगर ये राम है या कोई आदमी का नाम ले लो, है ना, मान लो श्याम है या कोई भी, ठीक है, वो पैसा क्या किया, 8 रुपया ही दिया, 40,000 रुपया ही दिया, 50,000 बनता है, और कंपनी वाइंड अप हो रही है। इसको पता है कि कंपनी डूब गई, अब नहीं देंगे पैसा, अब नहीं देंगे पैसा, मना कर दिया, नहीं देंगे पैसा। फिर भी इसको ये 10,000, अगला 10,000 ये देना ही होगा, इवन दो कि इसको मालूम है कि अब कंपनी डूब जाएगी, पैसा ना डूब जाएगा, पैसा डूब जाएगा, ये पता होने के बावजूद बाय लॉ इसको ये पैसा देना होगा। इसी को कहते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड, ठीक है। ऐसे शेयर होल्डर्स जो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड हैं, वो बाद में अगर उसके बाद भी पैसा नहीं देता है, अगर काफ़ी बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी पैसा नहीं देता है, तो कंपनी उसके शेयर्स को जब्त कर सकती है। वो आपको सिखाएंगे फॉरफीचर ऑफ शेयर्स में, ठीक है। नाउ तो आप जब ये देखें तो टोटल अमाउंट कितना हुआ, ये जो सब पैसा आ गया और कुछ पैसा आधा आया, दोनों को ऐड कर दो। ये जो अमाउंट आया है ना, ये जो अमाउंट आया है, दिस इज द शेयर कैपिटल। ये आपको शेयर कैपिटल के सामने में यहाँ पे लिखना है। प्रीवियस ईयर का डेटा आपको नहीं देगा, ये फॉर्मेट के लिए है, बट आपको लिखना नहीं है, आपको नहीं आएगा एग्जाम में, तो ये आपको लिखना है शेयर कैपिटल, ठीक है जी। नाउ अब चलिए आगे है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस भी वैसे ही करना है। आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, बी नंबर डालना है, रिजर्व एंड सरप्लस लिखना है, रिजर्व एंड सरप्लस लिखना है। और उसके बाद वैसे ही लकीर पालना है। यहाँ पे लिखना है क्या, 1 नंबर, क्या चीज़, तो यहाँ पे लिख दिए, मान लो सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पे मान लो हमने लिख दिया सिक्योरिटीज प्रीमियम,
जो पैसा प्रीमियम का आया वो, ठीक। सेकंड हमने लिख दिया कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। फिर उसके बाद आपने लिख दिया, क्या लिख दिया आपने, जनरल रिजर्व। फिर आपने लिख दिया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या लिखते हैं हम लोग इसमें, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट, ये लिख दिया। इसका जो टोटल आएगा दैट विल बी द पार्ट ऑफ दिस रिजर्व एंड सरप्लस। ये जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, ये जो पार्ट है इसमें आप ये वो वाला अमाउंट। तो ये बातें आपको क्लियर हुई कि कैसे हम बैलेंस शीट को मैच करेंगे, बनाएंगे। अच्छा, इसमें बैलेंस शीट मैच नहीं होगा क्योंकि आपके पास 2 ही आइटम लिखना है, आपको कुछ तो भरना नहीं है। सो आपको जब ऐसा आएगा तो ऊपर में क्या लिखना है, बैलेंस शीट अंडर ब्रैकेट। बैलेंस शीट लिखने के बाद यहां लिखेंगे अंडर ब्रैकेट एक्सट्रैक्ट, अंडर ब्रैकेट एक्सट्रैक्ट, ये लिखना है। एक्सट्रैक्ट तो आपको लिखना ही होगा। क्यों सर, क्योंकि आप एक्सट्रैक्ट है कर रहे हैं, मतलब क्या है, बैलेंस शीट पूरा मैच नहीं हो रहा है। बैलेंस शीट में वही आइटम लिख रहे हैं जो क्वेश्चन आपको दिखाने को कहा है, इसीलिए बैलेंस शीट में आप एक्सट्रैक्ट लिखेंगे ही लिखेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नौ, अब बात समझना ठीक से। आपको जो मैं शेयर पढ़ा रहा हूं ना, शेयर बेसिकली 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का शेयर होता है। एक होता है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और एक होता है प्रीफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर एंड प्रीफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है और प्रीफरेंस शेयर क्या होता है, समझना बात को। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो कि कंपनी के सारे डिसीजन में उनका काम होता है, उनका रोल होता है, वो वोटिंग पावर उनको मिलता है। उनके पास वोटिंग पावर है। क्या वोटिंग पावर है, ऑडिटर कौन होगा, डिविडेंड कितना देना है शेयर होल्डर्स को, डायरेक्टर्स कौन होगा, टोटल चीज में ये लोग क्या करते हैं, एजीएम में बैठते हैं और एजीएम में बैठ के कंपनी का दिशा निर्देशन करते हैं। कंपनी आगे के कैसे वर्क करेगी, टोटल शेयर होल्डर्स एक भी नहीं छूटेगा। और कंपनी एजीएम के लिए आपको मेल करती है, आप जाइए कंपनी के बिहाफ में, कंपनी के जहां कंपनी आप जिस भी हॉल में रखी है मीटिंग, उस मीटिंग को अटेंड कीजिए आप। अंबानी भी होंगे वहां पे, अडानी भी होंगे, खुद से होंगे वो, क्योंकि दे आर द लार्जेस्ट, दे आर द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी, दे आर द बिगेस्ट शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। सो वो भी वहां पे मौजूद होंगे एजीएम में। तो आप अगर टाटा का, बिरला का, अंबानी का, किसी का भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं ना, तो आप उसके मालिक बन जाते हैं उतने शेयर के लिए, उतने हिस्से के लिए। अब देखो प्रीफरेंस शेयर क्या होता है। प्रीफरेंस शेयर्स आर दोज शेयर्स विच हैव द प्रीफरेंशियल राइट। प्रीफरेंशियल राइट क्या हो गया, प्रीफरेंशियल राइट का मतलब क्या हुआ कि आपको जो है जब प्रॉफिट बांटने की बारी आएगी तो प्रॉफिट बांटने में इक्विटी शेयर वालों से पहले प्रीफरेंस वाला खड़ा होगा। प्रीफरेंस शेयर होल्डर पहले खड़ा होगा लाइन में। इसको जब प्रॉफिट बढ़ जाएगा तब जाके इक्विटी शेयर होल्डर्स को बटेगा। देखो ना, मालिक को कब मिलता है पैसा, जब लोन, कंपनी को वो लोन है, उसका ईएमआई है, ब्याज है, वो चुकता हो जाए, उसके बाद ही तो मालिक ले सकता है ना पैसा, कि पहले ले लेगा पैसा, नहीं। वैसे ही
प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर में शेयर का भी, मतलब इक्विटी शेयर का भी और डिबेंचर का भी, दोनों का फीचर्स है। प्रेफरेंस शेयर में इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर्स दोनों का क्या है? मिश्रण है, फीचर्स दोनों का मिश्रण है। इसमें क्या है? मान लो कि आपने अगर 10% प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, 10% प्रेफरेंस शेयर, और आपने कंपनी में 1,00,000 रुपया लगाया है, इट मीन्स दैट आपको जो है 10% डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। मतलब आपको जो है 1,00,000 का जो पूंजी आपने लगाया उस पर 10% डिविडेंड आपको मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि आपको 10,000 रुपया मिलेगा। ठीक है सर, तो फिर हम प्रेफरेंस ही खरीदेंगे ना, इक्विटी क्यों खरीदेंगे? जब यहां पक्की बात है तो फिर प्रेफरेंस ही खरीदेंगे। देखो प्रेफरेंस में क्या होता है ना कि ये फिक्स होता है 10%, इसके बाद जो भी बचा सब किसका होता है? इक्विटी वालों का होता है। पहली बात, जितना भी घाटा हुआ तो उसका, नफा हुआ तो उसका, बहुत नफा हुआ तो उसी का हो जाएगा। ठीक। सेकंड बात, प्रेफरेंस में क्या होता है? उसको वोटिंग पावर नहीं होता है, सिर्फ अपने ही, मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर जहां बैठा है उसका अगर मीटिंग है तो वहां बैठेगा, वरना कंपनी का कोई भी मीटिंग हो उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर मोटा मोटी समझो। प्रेफरेंस शेयर है, हालांकि बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मोटा मोटी समझो तुम्हारे लेवल पे प्रेफरेंस शेयर दो प्रकार का होता है। एक होता है कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, और एक होता है नॉन कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। कुमुलेटिव का मतलब क्या हो? कुमुलेटिव, CUMMULATIVE, कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये क्या होता है? कुमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मतलब ये हुआ कि यदि इस साल प्रॉफिट कम हुआ तो आपको कम मिलेगा डिविडेंड, कम से ही संतोष करना होगा। ज्यादा हुआ तो जितना आपका तय अमाउंट है उतना मिलेगा आपको, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा आपको। तो आपको क्या होगा? ये एक्युमुलेट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। अगर मानो 1,00,000 का कैपिटल लगाए थे और 1,00,000 के कैपिटल में मान लो 10% है तो 10,000 होना चाहिए, और आपको इनसफिशियंसी के कारण आपको प्रॉफिट 7,000 ही मिला, 10,000 के बदले 7,000 ही मिला। क्यों सर? क्योंकि प्रॉफिट नहीं था, कंपनी में प्रॉफिट नहीं हुआ इस साल, सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं था, तो 7,000 ही मिला। तो 3,000 जो है आपको नेक्स्ट ईयर मिलेगा विथ दैट 10,000, मतलब अगले साल आपको 13,000 मिलेगा। मतलब अगले साल 10,000 का उसका हुआ प्लस 3,000 पहले का, 13,000 आपको मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, मान लो सर 10 साल तक नहीं मिला, तो 10 साल तक जीरो प्रॉफिट हुआ और 10 साल तक नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, तब 11वां साल मिलेगा, 12वां साल मिलेगा। सर नहीं हुआ प्रॉफिट, कंपनी डूब गई, तब कंपनी जब डूब जाएगी तो कंपनी का जब एसेट्स बिकेगा, एसेट्स बिक करके जो पैसा आएगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को लेने से पहले प्रेफरेंस वालों का जो भी लायबिलिटी होगा उसको पूरा किया जाएगा इक्विटी वाले से पहले। सर इक्विटी वाले से पहले आप बोल रहे हो, उसका मतलब सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अगर आपका स्टाफ भूखा है, अगर मान लो 6 महीने से अपने स्टाफ का सैलरी नहीं दिया, तो उस पैसे से पहले स्टाफ का सैलरी दो, प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, स्टाफ का सैलरी दो, मतलब एम्प्लॉयज का सैलरी दो, गवर्नमेंट का टैक्स नहीं भरो तो उसको भरो, ये सब प्रेफरेंशियल लायबिलिटी है। उसके बाद फिर क्या है? उसके बाद मान लो क्या है, वो बैंक का पैसा है, मॉर्गेज लोन, वो दो। नॉन मॉर्गेज लोन मतलब क्या हुआ? अगल बगल से आपने उठाया है पैसा, क्रेडिटर से पैसा उठाया है, माल उठाया है लोन पे, मतलब उधार पे, उसको दो पैसा,
उसके बाद आएगा प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद आएगा इक्विटी शेयर। और एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या है सर? पहला सीक्वेंस क्या है? पहला सीक्वेंस है क्या? पहला सीक्वेंस क्या है? प्रीफरेंशियल लायबिलिटी। इसमें कौन कौन आएगा? एम्प्लॉयज का सैलरी, गवर्नमेंट का टैक्स, ये सब आएगा क्या? प्रेफरेंशियल लायबिलिटी में। जिस जगह को यूज कर रहे हो उसका रेंट, किसी प्रेमाइसेस को यूज कर रहे हो, फैक्ट्री है वहां पे, उसका रेंट नहीं भरे 1 साल तक, उसको भरो पहले। ये सब प्रेफरेंशियल लायबिलिटी हो गया। सेकंड क्या हो गया? मॉर्गेज लोन। बैंक का लोन नहीं चुकाए हो, बैंक का लोन दो, है ना। सी नंबर क्या हो गया? नॉन मॉर्गेज्ड लोन। डी क्या हो गया? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ई क्या हो गया? इक्विटी वाले, इक्विटी शेयर होल्डर। ये क्या है? सीक्वेंस है। आपको पहले इसको पे करो, इसका लायबिलिटी पूरा हो गया, पैसा बचा हुआ इसको दो, फिर पैसा बचा हुआ इसको दो, फिर पैसा बचा हुआ इसको दो, फिर इसको दो। सर पहले दिए, इसको दिए पहले पैसा, अब नहीं बचा हुआ पैसा, किसी को मत दो। इसको यहां तक दे दी सर, अब नहीं बचा हुआ, मत दो आगे। मतलब एक सीक्वेंस बना हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आपके क्वेश्चन में अगर लिखा हुआ है इक्विटी, मतलब कंपनी जो है इक्विटी शेयर इशू की है, तो आपको हर जगह इक्विटी लिखना होगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट सिखाएंगे सबसे आगे वाले क्लासेस में, सबसे सिखाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। प्रेफरेंस दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसा होगा। कुछ भी नहीं दिया है तो मान लेंगे इक्विटी है, तो वहां कुछ भी नहीं लिखोगे तुम, इक्विटी नहीं लिखोगे, प्रेफरेंस नहीं लिखोगे, चलेगा। सिर्फ शेयर होल्डर लिख दो तो भी चलेगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है इक्विटी शेयर, तो आपको लिखना होगा इक्विटी शेयर। क्वेश्चन में लिखा हुआ है प्रेफरेंस शेयर, यू हैव टू राइट प्रेफरेंस शेयर। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो इधर यू कैन राइट नथिंग, कुछ मत लिखो, ना प्रेफरेंस लिखो ना इक्विटी लिखो, या इक्विटी लिख दो। मतलब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो या तो आप इक्विटी मान लो उसको और इक्विटी लिख दो, और या कुछ भी मत मानो, कुछ भी मत लिखो। लेकिन अगर प्रेफरेंस लिखा है तो यू हैव टू राइट द प्रेफरेंस, इक्विटी लिखा है तो यू हैव टू राइट इक्विटी। ठीक है, तो ये सब चीजों को सीखने का प्रयास करो। जब भी मैं लेक्चर दूं आप कॉपी लेके बैठो, मैं आपको सारे लेक्चर्स दूंगा, और जैसे ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूं वैसे ऑनलाइन में पढ़ाऊंगा, टोटली फ्री, एकदम यूट्यूब पे एकदम टोटली फ्री दे रहा हूं मैं लेक्चर्स। सो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करो इसको, जो भी आपके कोलिग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उसको शेयर करो उसको, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, जो जिससे कि क्या होगा, जिस चीज़ पे ज़्यादा कमेंट आएगा मैं उसका लेक्चर लेके आऊँगा आपके पास। मैं आने वाले समय पे आपको कैसे फाइनेंशियली फ्री होना है ये आपको लेक्चर सिखाऊंगा, दूंगा। इसके ऊपर कैसे क्या होता है, एक कंपनी के ऊपर एनालिसिस लेके आऊँगा, रिलायंस के ऊपर, अडानी के ऊपर, टाटा के ऊपर लेके आऊँगा। इसके ऊपर प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं। तो आप जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम उसको शेयर कीजिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि क्या हो, आपके देश में एक रिवॉल्यूशन पैदा हो कॉमर्स को लेकर के। बच्चे जागरूक हो, जानते ही नहीं बच्चे क्या है कॉमर्स, फाइनेंस क्या है, जबकि पूरा विश्व फाइनेंस के पीछे पड़ा है, पूरी कंट्री इकोनॉमी के पीछे पड़ी हुई है, जानती ही नहीं इकोनॉमिक्स क्या होता है। सो आपका ये दायित्व बनता है कि आप अपने क्लासमेट को सिखाएं, आपको शेयर करना है इसको। तब तक ये थैंक यू, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे कि इक्विटी क्या है, प्रेफरेंस क्या है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ।